अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश मतलब चुनाव प्रदेश। यहाँ एक चुनाव होता है, एक खत्म होता है, दूसरा तुरंत खड़ा हो जाता है और कई बार तो यहाँ समानांतर चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। चुनाव और उत्तर प्रदेश एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। अब एक नया चुनाव आ गया है। अभी राज्यसभा खत्म हुआ, अब विधान परिषद आ गया। एक दो नहीं, 13 सीटें। 9 भारतीय जनता पार्टी के हक पे जा सकती हैं, जो उनके पास आंकड़ा है, अगर निर्विरोध को हम कैटेगरी माने, और 4 समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर चुनाव हुआ तो बात दिलचस्प है। आज इसी पर डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक और चुनाव नज़दीक है और ये चुनाव है विधान परिषद का। विधान परिषद यानी प्रदेश का उच्च सदन। 13 सीटें रिक्त हो रही हैं। 6 जुलाई को चुनाव की अधिसूचना आ चुकी है। नॉमिनेशन प्रक्रिया भी अब कुछ दिन में शुरू हो जाएगी। क्या होगा इन 13 सीटों का? अगर निर्विरोध को हम कैटेगरी माने तो विधायकों की क्षमता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 9 सीटें और सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 4 सीटें आसानी से मिल सकती हैं। अगर ये दोनों पार्टियां तय कर लें कि वोटिंग में नहीं जाना, तो जैसा कि इन दोनों ने तय किया था राज्यसभा में कि 3 समाजवादी पार्टी ले ले और 8 बीजेपी ले ले, कोई चुनाव नहीं हुआ। यानी विधायकों की कोई मान मनोबल का कोई मसला नहीं है, साइड होइए। लेकिन अगर यही वोटिंग हो जाए तो तब विधायकों का भाव बढ़ जाता है, तब इनका मान बढ़ जाता है, तब इनका सम्मान बढ़ जाता है। इनको बड़े बड़े मंत्री अपने घरों पे लंच डिनर के लिए बुलाते हैं। और अगर चुनाव नहीं है तो इनको कोई चिमटे से भी नहीं छूता। जैसे राज्यसभा में किसी ने इन्हें चिमटे से भी नहीं छुआ। और अगर विधान परिषद का चुनाव हो गया तब तो इनकी बड़ी इज्जत होगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का खतरा हर तरफ है, छोटे दलों को भी, बड़े दलों को भी। इसलिए बड़े दल कभी नहीं चाहते कि उच्च सदन के सीटों के चुनाव में कभी वोटिंग की नौबत आए। निर्विरोध करा लो, क्योंकि उसके बाद फिर आप विधायकों को पकड़ नहीं पाओगे। विधायक फिर अपनी हर तरह की समस्या बताएगा, शुरू से सिर दर्द से लेके कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया तब तक। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी विधायकों की कंप्लेन लेना नहीं चाहती, इसलिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। जोखिम न लेने के कारण निर्विरोध चुनाव की एक नई परंपरा का शुरुआत हुई है। तो इस बार 13 सीटें हैं। तो क्या इस बार चुनाव होगा या फिर बीजेपी और सपा इसको निर्विरोध कराने की कोशिश करेंगे? चुनाव होता है तब मसला गंभीर होगा, और अगर चुनाव नहीं होता है तब फिर बड़ी आसानी से 9 और 4। पर बीजेपी की 6 सीटें तो फिक्स हैं। क्यों? मंत्री पहले से बने बैठे हैं। किसी सदन के भाई साहब सदस्य नहीं हैं, लेकिन मिनिस्टर हैं। तो अब उन्हें किसी सदन तो भेजना है। एमएलए तो बन नहीं सकते, एमएलसी बन सकते हैं। 5 ऐसे मिनिस्टर हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और इस सरकार में मंत्री हैं। तो उन 5 को तो भेजना पड़ेगा ना। तो 5 इधर पक्की। 6 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, भेजना ही पड़ेगा। तो अब बीजेपी के पास 9 में से 6 तो लॉक हो चुकी हैं। अनलॉक सीटें कितनी हैं? 3। सपा के पास अनलॉक कितनी है? 4। लेकिन उसमें भी इंटरनल लॉक कितनी है? 2। एक एसबीएसपी लेगी, क्योंकि जब 8 पर आप राज्यसभा भेज सकते हैं जयंत चौधरी को, तो 6 वाला को एमएलसी तो चाहिए ही चाहिए। तो उम्मीद की जा रही है कि अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे, जो बनारस में चुनाव हार चुके हैं, वो शायद एमएलसी बनाए जा सकते हैं। फाजिल नगर से चुनाव हारकर दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी घर बैठे हैं। अब इतने बड़े नेता को तो सपा घर बिठाएगी नहीं, तो लिख लीजिए कि उनको भी भेजा जाएगा। राम गोविंद चौधरी भी चुनाव हारे हुए हैं, बड़े नेता हैं, बहुत पुराने समाजवादी हैं, फाउंडर मेंबर हैं, तो उन्हें भी भेजना ही पड़ेगा।
तो 2 ये लॉक हो गई और 1 लॉक हुई SBSP की। सपा पे अनलॉक कितनी है? 1। तो अब इस 1 सीट के लिए समाजवादियों में संग्राम है। इस 1 सीट के लिए 100 दावेदार हैं, 1 अनार और 100 बीमार। यही कहानी को चरितार्थ करता है बहनों भाइयों। मैंने क्रक्स में बता दिया आपको अंदर चल क्या रहा है दोनों तरफ। न इधर सीट खाली है न उधर सीट खाली है, लेकिन दौड़ने वाले हैं मान ही नहीं रहे हैं। उधर भी दौड़ रहे हैं, इधर भी दौड़ रहे हैं, मिलेगी नहीं, दौड़ रहे हैं। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, BSP विधान परिषद से खत्म होने जा रही है। उनके 3 सदस्य रिटायर हो रहे हैं, एक भी जाने की स्थिति नहीं है और सदन विधानसभा में 1 बचा, विधान परिषद में संपूर्ण सफाया। एक पार्टी जिसने 2012 तक उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हुकूमत की है, विद इन 10 ईयर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। डेमोक्रेसी में हेड काउंट्स होते हैं, आपके पास हेड नहीं है तो आपकी गिनती नहीं होगी। वोट शेयर कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है सिर। नहीं है, सफाया हो गया, खत्म। आज की परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, इजहार अली SBSP के नेशनल सेक्रेटरी हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, आसिफ रिजवी कांग्रेस से हैं और कुछ अम्बेडकरवादी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी के सिंपैथाइजर भी हैं, और वीरेंद्र सिंह जी स्टेट हेड हैं हमारे। भाई पुरी जी, मैंने आज थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि मैं अपने दोस्तों को, जानने वालों को बताना चाहता था कि देखो वैकेंसी है कम और कोशिश ज़्यादा ना करो, कोशिश का स्पेस कम है। भाई 6 उधर लाख हैं, 3 इधर लाख हैं, 4 ही तो अनलाख हैं और 40 के 4 के लिए 400 लोग घूम रहे हैं। अब बताइए 3 सीट के लिए प्रत्याशी कौन कौन देंगे आप? 6 तो आपके यहाँ लाख हैं। देखिए, ऐसा है, प्रत्याशिता का संबंध, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बोलें। प्रत्याशिता का जहाँ तक संबंध है वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उत्तर प्रदेश, आपने कहा, चुनाव का प्रदेश है और जब कभी चुनाव रहे, लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद भी आपके साथ बैठा, पहले भी बैठा, राज्यसभा चुनाव के दौरान बैठा, स्थानीय निकाय के विधान परिषद चुनाव में बैठा और आज फिर बैठा हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ 21वीं सदी के ये 2022 का जो साल है, इसमें फिर इस चुनाव में बीजेपी 21 नहीं 22 साबित होगी। 9 या 10 कोशिश है कोटे से ज़्यादा, और जनप्रतिनिधियों की जैसी अभिप्सा है कि डबल इंजन की सरकार को और गति मिले, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक व्यवहार करेगी। निर्विरोध है चुनाव, ये नामांकन की आखिरी तारीख तय करेगी। अरे दम ठोको और बताओ कि आ जाओ मैदान में लड़ने चुनाव। अरे हमने तो उस दिन भी कहा था ब्रजेश जी, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा के चुनाव में कह रहे थे हम चौथा उम्मीदवार उतारेंगे, हमने तब भी कहा था 2 से ज्यादा नहीं उतार पाओगे, और सत्य साबित हुआ। 2 ही उतारे हैं, ऐसे कैसे करते करते दम हाँफते हाँफते, एक निर्दलीय और एक सहयोगी दल और एक अपना, इसमें भी वही होगा। तो दहाई लड़ोगे कि इकाई में लड़ोगे? कोशिश है कि दहाई को छुए। तो चुनाव होगा, फिर देखा जाएगा, वोटिंग होगी। कौन डरता है? विधायकों की शिकायत बहुत है। कोई नहीं है। बहुत डिनर कराना पड़ेगा। कोई नहीं है। उनकी तकलीफ सुननी पड़ेगी। सब सुनते हैं। विधानमंडल दल की व्यवस्था ऐसी है जिसमें विधायकों के साथ अलग अलग समूह में रोज उनके रुके हुए काम भी करने पड़ेंगे। हो रहे हैं, सचेतक बैठ करके उसकी सचेत व्यवस्था कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं। कलेक्टर फोन नहीं उठा रहा, चिंता हो जाएगी ब्रजेश जी। ओके, फिलहाल वो चिंता करें जो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में 4 सीटें ले रहे थे और एक लड़वा पाए, एक सहयोगी, एक निर्दलीय। वो चिंता करें, हमें नहीं। तो आप छाती ठोक के ये बात कह रहे हैं अमित पुरी जी? दम ठोक के कह रहे हैं, छाती तो अलग चीज है। युद्ध होगा? कोई चिंता नहीं। बताइए मनोज काका, ये तो दम ठोक के आज ऐलान कर दिए कि आ जाओ मैदान में, है दम, आओ। देखिए, बहुत गरूर और घमंड सत्ता का दिख रहा है इनके जो व्यवहार में और बातों में। एक शेर है कि तुमसे पहले वो जो शख्स तख्ता नशी था
उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो जो विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या, जो चुनाव होता है उसका बहुत बहुत 1 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, बहुत छोटी सी उसकी गणित है कि जितनी सीटें खाली होती हैं और उनमें 1 प्लस करके जितना विधानसभा की सीट होती है उसमें भाग दिया जाता है, और जो भागफल आता है उसमें फिर 1 जोड़ करके जितना परिणाम आता उतने विधानसभा के सदस्यों के ऊपर 1 विधान परिषद की सीट होती है। उस हिसाब से हमारे लगभग 1 विधान परिषद के सदस्य के लिए 29.78 लगभग 30 विधान सभा के सदस्यों की संख्या चाहिए। उस हिसाब से हमारे 4 और इनके जो संख्या बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो इन्होंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में जो इन्होंने बात कही कि देखा जाएगा, मतलब हम ज्यादा लड़ाएंगे, मतलब सीधा सीधा ये ऐलान कर रहे हैं कि लोकतंत्र पर, संख्या पर इनका कोई भरोसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी गोवा से लेके पूर्वी भारत तक हर जगह, चाहे वो बिहार रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे बहुत सारे ऐसे राज्य अब ये तो ऐसे हैं, आप जिनमें क्या कर लोगे जनादेश ये का बताओ। लूट करी हो, वो आप क्या भारतीय करोगे? जनता पार्टी, अमित जी वही कह रहे हैं कि हम कभी भी जनादेश का लूट कर सकते हैं, क्योंकि हम देश के लुटेरे भी हैं और देश के बेचीकरण का भी अमित जी, जिम्मा please इन्होंने wait। उठाया है, तो इन्होंने लोकतंत्र के लूटने का भी जिम्मा उठाया हुआ। अब ये बात बता दो, लड़ोगे या फिर मिल के चलोगे? 9 तुम ले लो, 4 हमें दे दो, बताओ। देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादियों का जो समूचा जो इतिहास है वो हमेशा आप भी जानते हैं संघर्ष का इतिहास है, और समाजवादी लोगों ने कभी आज़ादी के लड़ाई से लेकर के और आधुनिक भारत में आज भी हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराया जाए, दलितों, पिछड़ों और जो वंचित समाज है, जो एकदम हाशिए पर जो तबका है, उसका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से भागती है? जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सवाल खड़े करते हैं, हम जब बात कर पा रहे हैं, अभी आप ही के चैनल पर हम देखे कि जब उत्तर प्रदेश के राजधानी का डीएम उसके संरक्षित व्यक्ति के द्वारा इसी लखनऊ में लूट हो रही है, तो आप समझिए कि ये सही कह रहे हैं, ये लूट तंत्र के नायक ही हैं, क्योंकि यहाँ का डीएम लूट रहा है जो प्रशासन में है, और ये लोग तो आइए थोड़ा पॉलिटिकल बात कर लें कि 4 तो निर्विरोध मिल सकता है, 5वां लड़ाओगे या नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी अगर 4 लड़ाओगे तो चुनाव नहीं होगा, बताओ। ये समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के ये जो लोग डे ऑफ द गवर्नमेंट में हैं उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। ये तो बहुत साधारण सा फार्मूला है। यदि आप चाहते हैं लड़ाई, अरे तो आपके आप और लड़ाई उनके कराइए बीच उससे। कुछ अंडरस्टैंडिंग तो है, वो राज्यसभा में दिखी कि उन्होंने 8 दिया, आपने 3 दिया, कोई चुनाव नहीं हुआ। हमारी विधायक जी ताकते रह गए, उनको किसी ने चिमटे से भी न छुआ। समाजवादी पार्टी का किसी एक से गिलास कोई पानी समझौता भी नहीं। हमारे प्यारे विधायकों को नहीं मिला, एक गिलास पानी। समाजवादी पार्टी का समझौता मतलब इस ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनमानस से जरूर है कि उसके बुनियादी सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक में संघर्ष किया। और आपके माध्यम से आपको बस एक बात कहना चाहूंगा कि आज हमसे बात हुई चंदौली की उस बेटी के घर पे, और उसके पिता कन्हैया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद दिया। पार्टी ने उनको 5 लाख रुपए से मदद करी है, और हर जगह देख रहे हैं कि किस तरह से बर्बरता हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कृपया उस पर भी इजहार अली SBSP के नेशनल सेक्रेटरी, बहुत शुक्रिया आपका इजहार भाई कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत धन्यवाद। 8 वाले तो राज्यसभा चले गए, अब 6 वाले कम से कम MLC तो पा जाएं, हाई क्लेम या नहीं? नहीं, बिल्कुल, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जैसे जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजा है, इसी तरीके से चूँकि राज्यसभा 3 ही थी और 3 कैंडिडेट पहले से फिक्स थे, अब चूँकि विधान परिषद का चुनाव आ रहा है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग हमारी पार्टी को एक विधानसभा परिषद का जो है माननीय अखिलेश यादव जी बड़ा दिल दिखाएंगे और देने का काम करेंगे। तो यहाँ भी घर का कोई आदमी चला जाए? नहीं, ये पार्टी तय करती है, यहाँ हमारे वहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। अच्छा। आप देखिए, जो हमारी अभी 18 तो तारीख इजहार अली को बना दें? नहीं, ये पार्टी तय करिए। देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। क्या जैसे इनके कि आपने डिक्टेटरशिप है क्या? नहीं, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। आपने हमारी पार्टी पर सवाल किया तो मैंने अपनी पार्टी की बात करी है। 18 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके कैमरे पे कहा है, जब हमारे रविंद्रालय में अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन, कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहे वो बन ले,
काम करने वाले लोग चाहिए। अगर अब आप यही समझ लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी उन्होंने ऑफर कर दिया कि कोई राष्ट्रीय पर अध्यक्ष चर्चा है कि वो अपने बेटे अरविंद के लिए दबाव बना रहे हैं कि इनको एमएलसी बना दो। नहीं, कोई दबाव नहीं है ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं कोई दबाव नहीं है। पार्टी पर चाहते हो कि एक सीट मिल जाए ना? नहीं, बिल्कुल, जो चूंकि हम गठबंधन दल हाँ, में जब हैं। 8 वाले को राज्यसभा तो 6 वाले को एमएलसी तो मिलना ही चाहिए। नहीं, अखिलेश जी ने वैसे भी बड़ा दिल दिखाया है और जयंत चौधरी जी को जैसे भेज के एक मैसेज दिया है आप ये गठबंधन क्यों को। बताना चाह रहे हो कि मेरा दिल छोटा है? नहीं, दिल छोटे मैं सवाल तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, दिल छोटे हर सवाल तरह से करने। चेक कर लेना चाहिए कि भाई मजबूती है कि नहीं, कमजोरी। अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी अभी आपने जब देखा चुनाव के दरमियान में हाँ। जब गठबंधन दल की मीटिंग हुई तो माननीय कृष्णा पटेल जी को उन्होंने अपनी कुर्सी पे बैठाला, सम्मान दिया। तो ऐसा नहीं, सम्मान करने वाले Thank you। नेता है और सबको देश सम्मान की देने दो का काम बड़ी करते हैं। पार्टियां बहनों भाइयों, और दोनों का उच्च सदन से संपूर्ण सफाया। बीएसपी, कांग्रेस। अंतिम एमएलसी दीपक सिंह रिटायर हो रहे हैं 6 तारीख को। आसिफ रिजवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। कभी एक मैं डेटा निकाल के देख रहा था आसिफ भाई, तो आज डिबेट में आने से पहले एक टाइम था कि इस विधान परिषद की 100 में से 90 सीटें एक बार कांग्रेस के पास थी। कितनी? 90। आज एक के लाले हैं, वो भी हाथ से निकल गई, 0। ये वक्त होता है और हमने जनता के बीच जनता के मुद्दों को उठाया, पूरा संघर्ष किया। कहीं ना कहीं कमी रह गई, हमें आशीर्वाद नहीं मिला। हम दुगनी मेहनत से काम करेंगे और हमें तो इस बात पे गर्व है कि विधान परिषद में हमारा एक ही एमएलसी था। लेकिन अगर विधान परिषद का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए तो सबसे ज्यादा जनता के जुड़े हुए मुद्दों पे सवाल पूछने वाला कौन था? वो मसला ही नहीं है, आप बात को दूसरी जगह ले जा रहे हो ना। मसला ये है कि अपनी बीमारी तो समझो कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आप बहुत गंभीर रूप से बीमार हो और आप कह रहे हो नहीं मैं स्वस्थ हूं, कल तो दौड़ के आया हूं। ऐसा नहीं है, आप बहुत बीमार हो। विजय जी, जब आप विपक्ष में होते हैं और आप कमजोर होते हैं तो सवालों का सामना आपको करना पड़ता है और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने आपसे पहले ही कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के सवालों को लेकर हम चुनाव में गए, हमें पराजय मिली और जनता का कोई भी निर्णय हमें पूरी तरह से स्वीकार है। हमसे जो गलतियां हुई उससे हम सीख लेंगे, आगे दुगनी मेहनत से फिर से काम करेंगे और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर को ये तो उठाएंगे। स्वीकार करिए ना, तब भी कह रहे थे कि जब जनता, आप लगातार चुनाव में जा रहे हैं अपनी नीतियों को लेकर, पर चुनाव दर चुनाव दर चुनाव दर चुनाव दर चुनाव, लोग मतलब कांग्रेस के लिए तो इलेक्शन मतलब रिजेक्शन। देखिए, हिम्मत नहीं हारी है हमने। हम तो कह रहे हैं ना कि हम जनता के बीच में गए, कमियां रही होंगी, लगातार कमियां हो रही हैं, उन कमियों को दूर करेंगे। आदमी अपनी गलती से ही सीखता है। संगठन में इसको लेकर मैं चर्चा हुई, आपको अभी कोई 2 दिन डिमोरलाइज पहले नहीं करना आप चाहता देख ही रहे हैं, हूं। कल ही हमने मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आपकी नीतियों में, आपके संघर्ष में कोई ना कोई एक गंभीर खामी है जिसे आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल है। चिंता शिविर, अपनी जो चिंता शिविर हुआ था उसमें हमने यही चिंता करी कि क्या है और उसको दूर करेंगे। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं टूटी है। हम फिर उतनी ही ऊर्जा से, उससे दुगनी ऊर्जा से फिर से संघर्ष करेंगे। ओके, देखिए, बात ये नहीं है कि हमने क्या किया और उसका रिजल्ट क्या आया। बात ये है कि हम सही हैं या गलत हैं। कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा से ये रही है थैंक कि यू हमें आसिफ भाई, देखना है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी ये नहीं देखना कि हमारे साथ कौन है, बहुत शुक्रिया। कुछ अम्बेडकरवादी मेरे साथ मौजूद हैं। हमें देखना है कि हम सही हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ जी, 25 साल से मैं उत्तर प्रदेश में अपने प्रोफेशन में हूँ और मैंने राइज एंड राइज ऑफ बीएसपी देखा है। मतलब एक होता है उत्थान और एक होता है कि चरम पतन। आप देखिए कि जिन दलित यूथ की, करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का, एस्पिरेशन का प्रतीक बन गई थी बीएसपी, आज वो पार्टी, अब आप कह लें कि 12% 13%, इट डजेंट मैटर। मसला ये है कि ये पार्टी का विधान परिषद से संपूर्ण सफाया होने जा रहा है। उसके 3 मेंबर रिटायर हो रहे हैं और अब एक भी भेजने की तो सोचिए, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इनका कोई एमएलसी अब पहुंच सकता है। क्यों, ऐसा कैसे हुआ?
नहीं, यदि हम बसपा की राजनीति को जब देखते हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने उदय भी देखा और पतन भी देखा, और ये पतन ही है इस वक्त। यदि विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है इस वक्त उसका, और इसके ऊपर बसपा के लोग भी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की आकांक्षाएं टूटी हैं इस वक्त। उनका एक सपना था कि बसपा दोबारा से सत्ता में आएगी, और मैं तो चाहूँगा, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि मैं तो चाहूँगा कि आप नव उत्थान भी देखें बसपा का जी। और विधान परिषद में आपने जिस तरीके से बताया, अगर कि उम्र ने साथ दिया तो जरूर नहीं है। देखूंगा। और बसपा की राजनीति को मैं जितना और बसपा की राजनीति को मैं जितना भी देख रहा हूं, उनका पूरा का पूरा ध्यान आजमगढ़ उपचुनाव पे लगा हुआ है। आप ये देखिए कि अखिलेश यादव के लिए वहां पर इस वक्त कैंडिडेट डिक्लेयर करना मुश्किल हो रहा है, कि उन्होंने जिस तरीके से पहले हिंट दिया था कि वहां से डिंपल यादव जी चुनाव लड़ सकती हैं, अभी उन्हें ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि वहां किसी और को बल्ली का बकरा बनाया जा सकता है क्या, क्योंकि पूरा ध्यान बसपा का इस वक्त आजमगढ़ पे लग गया है। और यदि आजमगढ़ का चुनाव गुड्डू जमाली जी जीतते हैं तो मैं कहूंगा ये नव उत्थान ही होगा बहुजन समाज पार्टी का। और जिस तरीके से गुड्डू जमाली जी वहां मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आज भी उनसे बात हुई है, और उनकी मेहनत को देखकर आप खुद ये कहीं मान लीजिए कि अखिलेश यादव जी भी वहां डिंपल यादव को देते हुए कतरा रहे हैं इस वक्त वहां कैंडिडेट। तो आप भविष्य में बीएसपी के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो पार्टी जो संघर्ष से भाग रही हो? नहीं, अभी आप देखिए कि जो नई यंग जनरेशन है बहुजन समाज पार्टी की, मैं उसमें यूपी में तो नहीं, लेकिन मैं राजस्थान में उनको लड़ते हुए देखता हूं। आकाश आनंद जो अभी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो अभी वहां पर 5 किलोमीटर की उन्होंने पद यात्रा निकाली। वहां पे दलित के ऊपर जो उत्पीड़न की घटनाएं, उनके ऊपर भी लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। यहां तक कि कश्मीर में जो दलित महिला की हत्या हुई है, जो टीचर की, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। तो धीरे धीरे वो बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, अच्छा है, पर उनकी जरूरत उत्तर प्रदेश को है। ये आपका बेस स्टेशन है, आपका दुर्ग है, बीएसपी का किला है। अगर यही किला ही नहीं, आजमगढ़ में आप देखेंगे, मुझे लगता है आप आजमगढ़ में उनको देखेंगे। आजमगढ़ में आप बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को भी देखेंगे और आकाश आनंद को भी देखेंगे सड़कों पर। और आप ये देखिए, यहीं से नव उत्थान बहुजन समाज पार्टी का आजमगढ़ की धरती से ही शुरू होगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं और बहुत लंबा अनुभव है। ब्रजेश जी, आपका अनुभव क्या कहता है कि ये जो अभी छाती ठोक के पुरी जी कह रहे थे कि आओ अब की दहाई पे लड़ेंगे, यानी 10 लड़ाएंगे, तो अगर ये 10 लड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव होगा, पर राज्यसभा का जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये लोग वोटिंग पे जाएंगे या निर्विरोध 9 और 4 सेटल करके निकल लेंगे? ब्रजेश जी, चुनाव नहीं होगा, ना बीजेपी जीतेगी, 4 निर्विरोध चुनाव होगा ये, और उसमें कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी भी नहीं चाहती रोज पहरेदारी हो विधायकों की, उनको भोज दिया जाए। मुझे याद है वो जमाना, आपको भी याद होगा, मैंने वो दौर देखा है जब यहाँ पर विधायक जो हैं वो जाते थे ढूंढने के लिए कि किसको लाया जाए मैदान में, और आखिर ढूंढ के ले आते थे, और फिर उसके बाद शुरू होता था। मुझे घटना याद है कि क्लार्क में पैसा बट रहा था, एक फर्जी विधायक को ले जाके पैसा ले आए। हाँ। बाद को हंगामा हुआ। तो एक बुंदेलखंड के विधायक थे, ताज होटल में पैसे लिए और उसके बाद नजर ही नहीं आए 3-4 दिन। तो वही वो दौर था। लेकिन वो भी क्या दौर था ब्रजेश जी, मतलब कम से कम इन गरीबों को पैसे तो मिलते थे। क्या गजब से, नहीं यहाँ से कह के जाते थे, बड़ी हिम्मत देखिए, दिल्ली कोई ना कोई तो पकड़ के लाएंगे। और मस्त चुनाव कराते थे, बाहर से पकड़ के लाते थे, यहाँ लड़वा के उसका पी जाते थे और गायब। उसके बाद वो दूसरे आम की तरह होता था चुनाव के बाद, और ये सब अपना रफू चक्कर हो जाते थे अपने क्षेत्र में। नई गाड़ी भी आ गई, क्वालिस थी, ये गाड़ियां अपना, हाँ, क्वालिस बहुत चलती थी उस टाइम, ठीक कह रहे हो। तो वो सब ले करके रफू चक्कर, और वो अपना खोपड़ी झुकाए हवाई जहाज से बैठ के विदा हो जाते थे लखनऊ से, और उसके बाद वो लखनऊ का नाम लेते, उनको लगता था पसीना आ गया। तो ये हालत थी, वो दौर था। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ बदला है, और अब चूंकि
वो गठबंधन की सरकारें नहीं है जी। और वो दौर भी नहीं है कि साहब निर्दलीय, और ये खेल ज्यादातर निर्दलीय करते थे। और कुछ हमको याद है गोरखपुर की तरफ के कुछ लोग थे जिनका काम ही यही था कि किसी न किसी को पकड़ लाओ, और एक इतना पूर्वांचल वाले भी थे, वो बुंदेलखंड वाले भी थे, हाँ, तो वो पकड़ पैसे लाते लेके थे। भाग गए थे झोला, हाँ, झोला पूरा पूरा गायब। और 3 दिन तो- मध्य प्रदेश में छिपे रहे। बस तो वो दौर, आप वो रोमांच, कमाल वो का रात दौर को 12 बजे तक जगना और वो भोज, और उसी में घुस जाना चुपचाप छुप छुपा करके, और फिर पर ब्रजेश जी ये- थोड़ा साइड में अगर देखें तो ये हाँ। थोड़ा ठीक भी था, बेचारों को 4 पैसे तो हाथ आ जाते थे, वरना इन गरीबों को कौन पूछ रहा है विधायकों को इस वक्त। नहीं, अब तो भोज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विधान परिषद में देख लीजिएगा, कोई, वरना डेली भोज होता था, झमाझम चलता था मामला, और उसके बाद दक्षिणा तो बड़े पंडितों को दक्षिणा दी जाती थी, दक्षिणा दिया जाता था, और दक्षिणा मोटी रकम होती थी। तो अब वो जमाना चला गया, और आप देखिएगा कि 9 बीजेपी के जीतेंगे, 4 समाजवादी पार्टी के जीतेंगे, इसमें कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है। हाँ, ये जो कांग्रेस का बड़ा एक नुकसान हो रहा, बसपा तो खैर गायब ही हो रही है। अब कांग्रेस का हुआ क्या कि बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था अभी लोग विधानसभा में, तो यहाँ से 2 आदमी गए हैं राज्यसभा के लिए, और उसको लेकर बवाल क्या हुआ है कि साहब बताइए किसको भेज दिया। तो ये है कांग्रेस का एक अलग वो है। वास्तव में जब कांग्रेस थी तो अपने ढंग से चुनाव लड़ती थी एक बेहतर ढंग से, और आपको याद होगा कांग्रेस के मुख्यमंत्री ये मजबूती से कह सकते थे कि हम कुछ कर सकते हैं, फेर बदल कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कितना गंगा में पानी बह गया कि कांग्रेस और जो एक मुख्य आज मैं खड़ा वही हुआ था, बात कर रहा था ब्रजेश जी कि देखिए आप तो और पुराना एरा देखे हैं, हम लोग तो आपसे थोड़ा कम देखे हैं। क्या सोचा भी जा सकता था कि बीएसपी और कांग्रेस किसी सदन में 0 हो जाएगी? वो हो रहा है इसी 6 जुलाई को। आश्चर्य, कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन ब्रजेश जी इसमें एक बात कहना चाहेंगे हम कि देखिए चुनाव जो है ठीक है, आप राज्यसभा के लिए चुन रहे हैं, आप कांग्रेस की सूची उठा के देखिए और बीजेपी की उठा के देखिए, ये बड़ी निर्ममता से निर्णय करते हैं बीजेपी वाले। और उसमें निर्ममता इसलिए मैं शब्द कह रहा हूं कि उसमें पूरे जाति समीकरण ये सब कुछ रहता है, जाति समीकरण देखते हैं, सामाजिक समीकरण पूरा रहता है, और वो रेवड़ियों की तरह बांटते नहीं हैं। राजनीति में बहुत जरूरी हो गया है अब हर जातियां अपना अधिकार चाहती हैं, वो चाहती हैं। कांग्रेस के अंदर ये है कि आप यदि इस सूची उठा के देखें तो आपको ताजुब लगेगा कि कोई ऐसे भी टिकट दे सकता है, कोई ऐसे भी कर अच्छा, मैं अभी कुछ से भी बात कर रहा था और अपने पूर्व के अनुभव भी बता रहा था। देखिए हमारे आपके देखते देखते 2012 से अभी 22 पे अपन मौजूद हैं। विद इन 10 ईयर बीएसपी फिनिश्ड। ब्रजेश जी, हाँ, नहीं सही बात आप कह रहे हैं कि देखते देखते सब कुछ हुआ है। बीएसपी जो है बिल्कुल 2012 में प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात मुझे है। याद है, आप याद करिए जब बराक ओबामा चुनाव जीते थे अमेरिका में, तब यहाँ पर एक पुश नोट आया था मेरे पास, मैं हिंदुस्तान में था उस समय। उसमें था कि साहब दलित राजनीति का उत्थान शुरू हो गया है, और उत्तर प्रदेश में भी जो यही होगा, और भारत में भी इसी तरह के चेहरे अब सामने आएंगे, क्योंकि दलित राजनीति का ये उत्थान है। आपने सही कहा, उस वक्त बराक ओबामा और मायावती की तुलना होती थी। यू आर एब्सोल्युटली तुलना राइट। होती थी, और मुझे याद है कि हम लोगों से कहा जा रहा था कि नहीं, इस पे इसको समानता करके लिखिए खबर ये कि कैसे बराक ओबामा जीते हैं। पर ब्रजेश जी, मैं तो कहता हूं कि इस पर शोध होना चाहिए, राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों को शोध करना चाहिए कि इन 10 सालों में ऐसा क्या हुआ। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि कैसे इतनी बड़ी पार्टी जिसके जो सिद्धांतों से शुरू हुई थी, मिशन वाली पार्टी, हाँ, फिनिश्ड, और आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, वो आंदोलन से उपजी हुई पार्टी जो है वो जो है इस गति को प्राप्त हो गई। और आज
यदि एक सीट जीती है, यकीन मानिए वो सीट प्रत्याशी जीता है। हाँ, उमाशंकर वो अपनी सीट क्षमता मिला। से जीत के आए हैं। हाँ, बीएसपी का वरना वो बहुत थोड़ा सीट सा मिला। योगदान है उसमें। और उसमें भी इतना लोकप्रिय आदमी, इतना लोकप्रिय प्रत्याशी, बामुश्किल चुनाव जीत पाए वो। हाँ, सिर्फ मैच पार्टी कुछ हजार का। वोट से। हाँ बस ये हालत है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया। मैं बीरेन जी को आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम में। बीरेन जी, स्वागत आपका। देखिए, एक चुनाव तो अभी आपने खत्म कराया राज्यसभा का, एक और आ गया है। अब इसमें चुनाव होगा या निर्विरोध होगा, आप बता दो, हम लोग वही मान लेंगे। देखिए, चुनाव इस बार लोग चाह रहे हैं कि हो जाए। अब दो ही पार्टियां हैं, भाजपा और सपा, इनको तय करना है। लेकिन चुनाव ना होने से सबसे बड़ा नुकसान विधायकों का होता है। ना उनको कोई पूछता है, ना दावत देता है, और ना कोई समर्थन मूल्य की बात आती है। और जो नए विधायक हैं वो जान भी नहीं पाते कैसे वोट पड़ता है राज्यसभा में या विधान परिषद में। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई 2 ही महीना हुआ है सरकार बने, जो करोड़ों रुपया लगा के खर्च करके आए हैं, अगर चुनाव नहीं होगा तो वहाँ भी निराशा उनको मिलती है कि कोई आमदनी की व्यवस्था अभी शुरू नहीं हो पा रही है। तो विधायकों के सामने तो बड़ा संकट है अगर चुनाव नहीं होगा। चुनाव हो तो मज़ा आए। 20 जून को अगर चुनाव हुआ तो 20 जून को मतदान होगा। अभी 9 तारीख तक नामांकन चलेगा, आज 2 तारीख से शुरू हुआ। अगर कोई एकाध बढ़ के कर दे नामांकन विधान परिषद में, क्योंकि इसमें सीट विधायकों की संख्या कम होती है, प्रस्तावक उतने होंगे 10 और 10, लेकिन ये कि वोट कम लोगों को देना, तो वो जुटा सकता है और कुछ रोचक कर सकता है लड़ाई। लेकिन अब देखिए इन्हीं दोनों पार्टियों पर है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है विधान परिषद की सीट को लेके। भाजपा सत्ताधारी दल है, उनके यहाँ अनुशासन है, 5 मंत्री बिना सदन के हैं, उनको भेजना है, वहाँ कोई विरोध भी नहीं करता और कोई शोर भी नहीं मचाता। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने संकट है, उनके यहाँ बहुत लंबी लिस्ट है और ऊपर से राजभर की पार्टी भी मांग रही है कि उनके बेटे को दिया जाए। अब जयंत चौधरी को देने के बाद एक ये नैतिक दबाव है समाजवादी पार्टी पर कि वो राज्यसभा में भी, वो विधान परिषद में भी एक सीट दे। लेकिन देखिए ब्रजेश जी कि योगी जी सर की भी सीट खाली हो रही। अब वो विधायक हैं, अब बचते हैं केशव मौर्य, भूपेंद्र सिंह, ये 2 मंत्री हैं, और उसके बाद JPS राठौर हैं, दयालु मिश्रा हैं, दानिश आजाद हैं, नरेंद्र कश्यप हैं जी, कई सारे लोग हैं, इनको भी भेजना पड़ेगा। तो ये सब भी जाएंगे। अभी शत्रुघ्न प्रकाश भी थोड़े दिन पहले सपा छोड़ के चले गए भाजपा में, शायद उनको भी मिले मौका। सपा में बलराम यादव, रणविजय सिंह और जगजीवन प्रसाद जैसे तमाम और लोग रिटायर हो रहे हैं। इनमें से कोई रिपीट होगा ये बहुत मुश्किल है। इस बार शायद नए लोग आएँ। ये जरूर है कि दीपक सिंह इकलौते थे, वो रिटायर हो जाए, कांग्रेस 0 हो गई। वो दिनेश सिंह थे तो वो भाग गए थे भाजपा में, और उनकी सदस्यता के लिए इन लोगों ने बड़ा कोशिश की, लेकिन बीजेपी बैठी थी सदन में, मानी नहीं और उनकी सदस्यता भी नहीं गई, और वो दोबारा फिर से एमएलसी बन गए हैं। वो तो पुराना मामला हो गया। अतर सिंह राव और दिनेश चंद्रा, ये बसपा का जो अंतिम कैंडिडेट हैं, ये भी जा रहे हैं रिटायर होके। कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन सियासत में वहाँ पर संतोष नहीं मिलता है। जो प्राप्त हो जाता है उसके आगे की चाह शुरू हो जाती है, एक और कार्यकाल, एक और कार्यकाल। तो जो स्थितियां हैं वो यही है। कुल मिलाकर ये है कि सब संभल जाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का संभलना मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो डिमांड है या परेशानी है वो समाजवादी पार्टी से नहीं है ज़्यादा। उनको समस्या संजय निषाद के परिवार से है, जो पूरा मौज काट रहा है। बाप मंत्री, बेटा सांसद, एक बेटा विधायक, और राजभर को लोग ताना देते हैं
कि सपा के साथ चले गए, कुछ नहीं कर पाए, लड़के के एमएलसी भी ना दिलवा पाओगे, क्या फायदा है विपक्ष में रहने का। तो ये एक जो सबसे बड़ी मुसीबत वहां पर ये है कि मतलब राजभर उनकी तो शांत रह समस्या जाए। निषाद परिवार है। हाँ, राजभर तो ब्रजेश जी मान जाएं, लेकिन उनको चिढ़ाने वाले इतना है कि वो माने कैसे, उनके सामने बड़ा संकट है। जी, बहरहाल चुनाव तो देखिए इस बार हो जाए अगर, तो थोड़ा विधायकों को भी भला हो जाएगा। हाँ, और इन मीडिया गरीबों को को कोई भी। पूछे तो, हाँ, कोई थोड़ा ठुड्डी में हाथ तो मीडिया को भी रखे, खाना ना काम मिल खिलाए, जाए। फोन सोन करे जिले में। हाँ, दावत वावतें शुरू हो जाए होटलों में, विधायक आने जाने लगे, नकली विधायक भी और असली भी दोनों, सबका अपना अपना मामला सेट हो सकता है। बहरहाल आज रफीक सदानी हो जाए, बहुत दिनों से उनकी कविता है जियो बहादुर खद्दर धारी, जी, तो उसको सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि धूमिल भय गांधी के खादी, पहिरे लागे अवसरवादी, या तो पहिने बड़े प्रचारी, और देश का लूटो बारी बारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। और तन के गोरा मन के गंदा, मंदिर मस्जिद के नाम पे चंदा, और सबसे बढ़िया तोहरा धंधा, ना तो नमाजी ना तो पुजारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। और बरखा माँ विद्यालय बही दहीगा, और वही के नीचे टीचर दहीगा, और नहर के खुलते दुई पुल दहीगा, और तोहरन पूत के खद्दर ठेकेदारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। वाह वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस देसी बात को हम सब तक याद दिलाने की, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, कुएं पर हमने आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव है, सपा और भाजपा में किन नेताओं की लॉटरी लग सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 6 तो उधर रेडी हैं और 3 इधर रेडी हैं, 3 उधर अनलॉक है, इधर एक अनलॉक है। तो रोहित सोलंकी लिखते हैं कि बड़े नेताओं को लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, असली परीक्षा वही होती है। सही बात लिखी है रोहित ने। तो दीप्ति गुप्ता लिखती हैं कि विधान परिषद के चुनाव में कई बड़े बदलाव दिख सकते हैं, प्रत्याशी चयन से सपा और बीजेपी के कई समीकरण बदलेंगे। अमित पुरी जी, ये दर्शक किन समीकरणों के बदलने की बात अपने सवालों में कर रहे हैं? देखिए, अब तो दर्शक भी एक से एक अच्छे सवाल ला रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। वही तो समीकरण तो वो समझ ही गए। अभी राज्यसभा में आपने देख ही लिया, 4 का दावा करने वाले 1 पे लड़ा पाए, बाकी इधर उधर। अभी मेरे साथी मनोज काका कह रहे थे, कोई शेर पढ़ रहे थे जिसमें सबब ये था कि मुझसे पहले जो था उसे भी खुदा होने का गुमान था। मुझसे पहले जो चबूतरा नसीं था, मतलब तख्त नसीं। मुझे याद आ गया एक और शेर जी कि या खुदा, आज मुशायरा नहीं है वैसे। नहीं, मुशायरा नहीं, बात सलीके की है, लखनऊ की सरजमी है। या खुदा इरशाद, मुझे ऐसी खुदाई न दे कि मुझे अपने सिवाय कोई दूसरा दिखाई न दे, लेकिन इनके हालात तो ये हैं कि इन्हें तो अपना चाचा दिखाई नहीं देता। अरे क्या कर डालें चाचा को? आप क्या चाहते हो बता दो लिख के कि ये अरे विधानमंडल दल की बैठकों आप में चाचा के पैरोकार हो हैं तो परिवार, चाचा के पैरोकार हो? नहीं, चाचा के पैरोकार नहीं है। क्या चाचा को दे दें? हम संस्कारों के पैरोकार हैं, हम उस चीज के पैरोकार हैं जिस तो चाचा को कंधे में लेके दौड़े था। क्या करें? जिस खुदाई का ये वास्ता दे रहे थे, वही खुदाई जब ब्रजेश भाई सबसे अच्छे संस्कार तो अमित पुरी भाई के लगते हैं, हमारे कॉलेज के अध्यापक भी रहे। यदि इनको बीजेपी मौका देते तो अच्छा रहेगा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतने अच्छे आसिफ भाई आप पैरवी ना करें, आप तो एक एमएलसी भेजने की स्थिति में नहीं है। आप अमित पुरी की पैरवी क्यों कर रहे हैं? नहीं, अमित पुरी अपनी पैरवी खुद कर लेंगे। आपकी हर इनायत के लिए हुजूर नाम तो आए, सलाम है आपको, लेकिन फिलहाल जो मसाइल यहाँ जेर बहस है उस पर रहने दे। जेर बहस अमित पुरी नहीं है, जेर बहस ये अमित पुरी के पीछे से मत खेलो, सामने से खेलो। जिन्हें खुदा होने का गुमान था, यही तो बात हो रही है कि अमित पुरी जी नहीं है, सब कुछ इसी का तो कष्ट है। अपना पूरा जीवन देने के बाद बीच में कालिदास की राजनीति में एक चर्चा, आप जबरदस्ती आसिफ भाई मुर्दाली बन रहे हो। अरे कोई लेना ना देना। 3 में ना 13 में मृदंग बजा रहे हैं डेरा में, आप तो कहीं है नहीं हुजूर। ये चर्चा तो अरे वो आपके लिए इतनी अच्छी सद्भावना रख रहे हैं, आप उनको गरिया रहे हो। गरिया नहीं रहे। और क्या ये क्या 3-13 वाली बात तो नहीं कहनी सुन चाहिए। लीजिए अमित पुरी जी, सुन लीजिए, जब लोकसभा का चुनाव जो है माननीय अंबेडकर जी हार गए थे, तब भी कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भेजा था।
क्योंकि वो एक डॉक्टर अच्छे शख्स थे अंबेडकर को और राज्यसभा राज्यसभा को उनकी कांग्रेस जरूरत ने थी। नहीं भेजा था। आपकी इस जरूरत है गलतफहमी में जानकारी नहीं को। रहिए। ऐसा है कि हम डॉक्टर मैं अंबेडकर इस को विषय पे पर चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ कि कौन किसको राज्यसभा भेजा है। पुरी जी मुद्दे पे रहिए। अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने आप किया था। जनता के सवाल का जवाब जी, दीजिए। आज के सवाल कि पे मौजू पे बात कीजिए। पब्लिक ये क्यों पूछ रही है कि कई समीकरण आपके बदल जाएंगे, क्यों पूछ रही है पब्लिक? जनता है पूछ रही, जवाब दीजिए। अब अमित पुरी जैसे लोगों को आप अमित एक सेकंड पुरी जैसे तसल्ली लोगों रखें। को अगर टिकट नहीं मिलेगा भाई समीकरण साहब बदल एक भी देंगे। एमएलसी के प्रत्याशी नहीं और बहस पर पूरा नियंत्रण चाहते हो, रुक तो क्या जाओ। मतलब है तसल्ली भाई? सही कह रहे हैं, 3 मिनट 13 में मृदंग बजेगा डेरा डेरा में। में। क्या हाँ पुरी करें? साहब गो अहेड। मेरा ये कहना था कि जो मौजूदा स्थितियां हैं पब्लिक समझ रही है कि जन अभिप्साएं इस समय इस दिशा में है कि डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसको और गति दी जाए। और एक चीज ब्रजेश जी आपको और बता दे, पूरी विधान परिषद की डायनेमिक्स बदलने जा रही है। अभी 6 सीटें ऐसी हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य राज्यपाल वाले हैं, वह रिटायर कर रहे हैं। 3 हो चुके हैं, 3 होने जा रहे हैं, 6 सीटें वो हैं। कुछ उपचुनाव हैं, अहमद हसन साहब का इंतकाल हो गया था और सारी चीजें। उसके बाद जो विधान परिषद की लार्जर पिक्चर बनेगी, वो लार्जर पिक्चर ऐसी बनने वाली है कि आने वाले कई सालों तक यूपी की पॉलिटिक्स के अंदर अपर हाउस का जो शिफ्ट है वो बहुत तेजी वो के आप साथ कांग्रेस बदल टाइप रहा है। रहोगे, 70 80 90 तक पहुंच सकते हो। हाँ, तो इसके मैं यही कह रहा हूं, पब्लिक पहुंचोगे देख आप। रही है कि चीजें बहुत तेजी के साथ विधान परिषद में बदल रही है। उसी संदर्भ में कूएप का सवाल आया था। ऑलराइट मनोज काका, आप बताइए, आपके तो सिकुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग भी एक टाइम तो आपकी मेजोरिटी थी जब इनकी सरकार थी, और आज तो अब मतलब नेता प्रतिपक्ष वाले भी लाले कुछ दिन में पड़ जाएंगे, 2-4 महीने में परिषद में। नहीं देखिए, अभी भी हमारी विधानसभा में अगर आपने जो मैं सिकुड़ने का आपने परिषद की बात कर रहा हूं। आप विधान परिषद की बात कर रहे हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पे होगी। वो फार्मूला भी मैंने पूर्व के बहस में आपको बताया। सवाल है कि अमित पुरी जी जो शेर शायरी कह रहे हैं वो वसीम बरेलवी साहब का शेर है, और आपको दुष्यंत कुमार की भी एक लाइन सुननी चाहिए। चलो अच्छा कि था, आप तेरे पहले पैरों बता के देते नीचे यार, जमीन नहीं, मुशायरा कर कमाल लेते है। आजी। क्या तेरे फालतू पैरों के पॉलिटिकल नीचे डिबेट में जमीन टाइम नहीं, वेस्ट हो। कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और बेपनाह अंधेरों को सुबह मैं कैसे कहूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो अमित पुरी जी जहां बैठे हैं, यहीं का डीएम जमीन का घोटाला कर रहा है, यहीं एसआई के भर्ती में 20-20 लाख रुपए लिए गए, 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। अभी जीडी के सवाल को, एसएससी जीडी को लेकर के पूरे देश के नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सरकार आपकी सुनती नहीं, पूरे देश के संस्थानों का बेचीकरण कर रहे हैं। तो अगर इसी को आप नया भारत समझ रहे हैं, आज हम आप जब संवाद कर रहे हैं तो कितना दुखद है कि जो फिल्म पे अपने एक फिल्म पर जो वीरता का अपने प्रदर्शन करते हैं, आज कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। और आप संस्कृति सिखाएंगे, आप संस्कार सिखाएंगे। आपकी संस्कृति और संस्कार वही है कि आडवाणी जैसे लोगों को, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाया, आज एक व्यक्ति उसे किनारे लगा दिया। आपकी संस्कृति और संस्कार यही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में ऑन कैमरा घूस लेते पकड़ा गया। आपकी संस्कृति और संस्कार यही है कि पूरा देश आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, और आपकी संस्कृति और संस्कार यही है कि पूरा देश आज महंगाई का दंश झेल रहा है। मुझे चाचा के लिए पन्ना उठा लाया मनोज जी, जो विधानसभा पुरी जी, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज, नो रनिंग कमेंट्री। पब्लिक नरेशन में मनोज जी एक सेकंड, पुरी साहब नो रनिंग कमेंट्री। ये चाचा के लिए बड़े फिक्रमंद हैं, कुछ कट डालो ताकि इनकी फिक्र कम हो। देखिए चाचा के लिए ये फिक्र, इन्होंने शिवपाल यादव को जगत चाचा बना दिया। चाचा के लिए पहले तो अखिलेश यादव के चाचा थे, अब वो जगत चाचा का दर्जा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हमें खुशी है कि कम से कम चाचा और लोगों के भी चाचा हुए हैं, तो हमें तो चाचा की व्यापकता पे कोई सवाल खड़ा किसी से सड़क चलते पूछ लो चाचा, तो वो कहेंगे शिवपाल यादव। नहीं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा है कि चाचा और लोगों के चाचा हुए हैं तो ठीक है, लेकिन एक शेर और है कि अहले सियासत का रंग देखिए, सगे भाई को दुश्मन के संग देखिए। कई तरह की सियासतें होती रहती हैं, और कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि चाहे वो जितने भी सत्ता के शीर्ष पर हों, उनका आत्मबल हमेशा इतना कमजोर होता है कि दूसरे के घरों में भेद डालने का कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, वही चरित्र भारतीय धन्यवाद। इजहार अली जी, अगर इन केस दीगर दे नसीहत। हाँ थैंक यू पुरी साहब, अभी इनको पर्याप्त जवाब देना, टाइम दूंगा लास्ट में। इजहार अली, अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है, कोई समीकरण ऐसा बनता है कि मान लीजिए कि राजभर साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। मतलब चाहिए
माननीय बिल्कुल एकदम माननीय अखिलेश और यादव नहीं जी दिया पे- तो नहीं बिल्कुल नहीं माननीय दिया अखिलेश तो? यादव जी नहीं ना तो देने कोई सवाल तो ही क्या नहीं। कर लोगे? नहीं करना कुछ नहीं है, ना देने कोई सवाल ही नहीं। वो बात अच्छा, वहाँ ये तक मतलब पहुंची। ये कोई जबरदस्ती है? नहीं माननीय न अखिलेश देने का यादव कोई जी, सवाल? मैं- अरे ये नहीं, क्या बात हुई? मैं आपको बता रहा हूँ ना, माननीय अखिलेश यादव जी बड़े दिल के नेता है, गठबंधन के बड़े दिल के नहीं नेता दिया तो? नहीं ना देने को सवाल ही नहीं है। ये क्या बात हुई? मतलब कोई नहीं ना देने जबरदस्ती को है? सवाल ही नहीं है अखिलेश यादव जी, क्योंकि जो पूर्व से जो भी बात क्योंकि वो उन्होंने बड़ा कही दिल है। अरे दिल को साइज में रहने दो, दिल का साइज मत बढ़ने दो। आज ही डॉक्टर तरेहन का इंटरव्यू नहीं, जो- किया, जो आप- उन्होंने कहा दिल जो का आप- साइज मत बढ़ने दीजिए। देखिए जो आप कहलवाना चाह रहे हैं वो नहीं कहूंगा। नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के बीच में जो भी बात तय पर हुई मेरे है वो उस पे तर्कस में अमल- बहुत गुगली है, कहलवा तो लूंगा आपसे, बोलो अभी कहलवा लूं। नहीं ऐसी कोई बात तर्कस में बहुत गुगली है। बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ रिजवी, आप मुझे हाँ आप कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे थे अमित पुरी पे, जरा अपनी बात कह लीजिए फिर सवाल करता हूँ। आसिफ रिजवी गो अहेड। नहीं मैंने अमित बड़ी पुरी जी फिक्र से थी केवल आपको ये अमित कहा पुरी की, कि इतने जब तकलीफ में आ गए थे कि लोकसभा- अपनी पार्टी का मैं दर्द वही भूल बता रहा गए और अमित पुरी के लिए मातम मनाने नहीं लगे, हम चूंकि रुदाली हो गए। मैं शियाकाली शासन का अध्यक्ष रहा हूँ और ये हमारे यहाँ पढ़ा चुके हैं, ये हमारे अध्यापक हैं, तो इसलिए थोड़ी चिंता थी। और समाज में क्योंकि दोनों आदमी काम करते हैं, कई मोड़ पे इनसे मुलाकात होती है, हमारे सीनियर हैं, इनसे सीखने को मिलता है, वो इसलिए तो मैंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों की तलाश कर रही है और नहीं मिल रहा है तो लगता है कि अमित पुरी जी की तरफ निगाह ही नहीं पड़ रही है। तो ये मेरा विषय था। जैसे इन्हीं ने कहा कि चाचा पे ध्यान देना चाहिए, तो चाचा पे तो चलो चाचा मेरे हैं, लेकिन अमित पुरी भाई किसी सदन के मेंबर नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कष्ट की बात है कि अमित पुरी जैसा व्यक्तित्व और वो किसी जो है सदन का मेंबर ना हो, जिसने पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को दे दी हो। और जहां तक अमित पुरी जी ने कहा कि ना 3 में है ना 13 में है, तो इसका हम जवाब दे दें, कभी इनके भी हालात ऐसे ही हुआ करते थे। और हम बता दें कि विधान परिषद ऐसे लोगों की उच्च सदन है, उसमें अच्छे लोगों को जाना चाहिए। आज हम इस क्षमता में नहीं है कि हम किसी को भेज पाएं, लेकिन हम जनता की बात तो चैनल पर रख ही सकते हैं, और ये जनता की डिमांड है कि ऐसे लोग जाएं, इसलिए हमने ये बात रखी। आप उसको नकार रहे हैं तो आप नकारिए। और रही बात कि हमारे पास 90 उच्च सदन में लोग हुआ करते थे, तो हम गुंडई और बंगई के दम पे नहीं ले आते थे। अभी कुछ समय पहले चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, देखिए कि कैसे बिल्डोजर खड़े थे लोगों के घर के बाहर कि साहब वोट दो हमारे, वरना तो तुम्हारा क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका, हमने धन्यवाद। और इनमें बहुत फर्क है। कुश अम्बेडकरवादी मेरे साथ मौजूद हैं। कुश जी, आप ये बताओ कि बीएसपी से चूक क्या हुई? आप लोगों ने कभी आकलन किया, एक आप सिंपैथाइजर के तौर पर ही आपने कभी सोचा कि ये क्यों हुआ, और अगर क्यों हुआ तो फिर इससे सीख क्या ली गई? इसके ऊपर आप लोगों ने भी बहुत शो किए जिनके अंदर मैं बैठा हूं, और ऐसा नहीं है कि पूरे अम्बेडकराइट सर्कल के अंदर इसके ऊपर चिंता रही है। और मैंने भी इसके ऊपर कई आर्टिकल लिखे हैं, जैसे कि आपने पहले बोला कि राजनीतिक के विज्ञान के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके शोध का विषय, तो हम लोगों ने उसके ऊपर भी आर्टिकल लिखे हैं। और एक बड़ी बात जो सड़कों के संघर्ष की जो बात आपने कही थी वो बिल्कुल जायज है। मीडिया का भी इसमें एक रोल था, और मीडिया का आज ही रोल नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस्तीफा दिया था अपना, तो जो उसमें 4 कारण बताए थे, उसमें एक कारण मीडिया के द्वारा जो नेगेटिव प्रचार उनके लिए किया जाता था उसको भी उन्होंने उसके अंदर ऐड किया था, और उसे एक पूरा वो जो बनाया गया उस वक्त, तो उसका शिकार है बहुजन समाज पार्टी हो गई। और बहुजन समाज पार्टी को अपनी पुरानी पद्धति राजनीति की छोड़ नहीं पा रही थी। अभी भी जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं साथी मनोज ने जातिवार जनगणना की 10 प्रकार की चीजें बताई, तो बहुत अच्छा है कि शायराना माहौल से बाहर निकलिए, आप सड़कों पे उतरिए ना। आप सड़कों पे उतरने को तैयार नहीं है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि राज्यसभा में भी आपने संघर्ष नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे। आप जैसा आपने शुरुआत में बोला, अब भी आप देख लीजिएगा मिली भगत में काम निपटेगा इनका। कुश भाई, बहुत विनयवत आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि संघर्ष नहीं करना चाहते हैं ये लोग। कोई भी राजनीति पार्टी यदि आज शून्य तक जा रही है तो वो राजनीति संघर्ष ना करने की वजह से जाती है। कुश भाई, राजनीतिक संघर्ष नहीं, और कुछ किस पराक्रम बात से सहमत हुआ जा सकता है? तो संघर्ष नहीं हो रहा, कम हो रहा है, ये बात अरे मनोज हमेशा सड़क पे रहे भाई, और आलोचनाओं को लेना सीखिए। नहीं, मैं आलोचना, अरे मनोज, आलोचनाओं को लेना सीखिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भाई, मैं आपके हाँ, आलोचना को बहुत विनयवत उसको ट्रोल करने से कुछ नहीं होता लेकिन कि आप मैं लोगों को खुद- यदि लगता हो कि मैं कुछ खुद- ने आलोचना की उसको ट्रोल कर दीजिए।
तो इससे आप लोग आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं होता है। आप मेरी बात तो सुन लो। आलोचना को स्वीकार करना सीखिए, चीजों को सीखिए। आप अंबेडकर जी कहते थे कि तर्क के आधार पर अपने तथ्य को पुष्ट किया जाता है। मैं कह रहा हूं कि मैं खुद एक समाजवादी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं। अगर आप हमारी प्रोफाइल भी देखेंगे तो मैं समझता हूं कि कम से कम हमने 100 से 150 दलितों के साथ जब अन्याय हुआ होगा तो हम खुद लड़ाई लड़े। चंदौली के संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे, एक जगह अंबेडकर जी की मूर्ति एसडीएम और एसपी डिप्टी एसपी आके उसको हटवा रहे थे और रात में जाकर के उसको, और मैं पूरे देश के अंबेडकर जो तथाकथित, मैं एक मेरी तरफ से भी सुझाव है कि कुछ लोग दिल्ली बैठ करके और सिर्फ अंबेडकर जी का और माननीय फुले जी का, तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस लड़ाई में साथ आइए। व्यक्तिगत छींटाकशी से बचिए। नहीं, व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं है। मैं इनको नहीं, कौन सी लड़ाई में साथ आए? जो प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल फाड़ा था उसकी लड़ाई में साथ आए? नहीं, वो एक आरक्षण विरोधी जो संत है उसके पैरों में जाके अखिलेश यादव गिर जाते हैं, उस लड़ाई में साथ आए। अखिलेश यादव पर ऐसा नहीं है, प्रोफाइल नहीं देखते हैं। अखिलेश यादव पर शुक्रिया दोनों का। इसको पर्सनल ना बनाएं डिबेट को। ब्रजेश शुक्ला जी, आने वाले समय में अभी एक महत्वपूर्ण बात अमित जी ने कही कि विधान परिषद का पूरा कैलकुलेशन और डायनामिक्स चेंज होने जा रही है। इस बात में, इस तथ्य में कितना दम है? ब्रजेश शुक्ला जी बोलेंगे। थैंक यू आप दोनों का। सिर्फ ब्रजेश शुक्ला जी, गो एहेड। ब्रजेश जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ स्थितियां बदलने के कारण विधान चुनाव परिणाम से कोई स्थितियां नहीं बदलती है। लेकिन जो दो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, विशेष रूप से आजमगढ़ और रामपुर, ये दोनों ऐसे सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का ही सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, और दो ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके दिग्गजों की ये सीटें हैं। एक सीट रामपुर है जहां पर आजम खां का, तो वहां यदि कुछ परिणाम आते हैं, जैसे बसपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब आजमगढ़ में वो एक नई बहार लाने वाले हैं, नई क्रांति होने वाली है, नई हवा चलने वाली है, यदि वहां कुछ होता है तो आप गुड्डू जमाली को कुछ सीरियस लिया जाए या क्या, मतलब इनका क्या करना चाहिए? वैसे मैं गया था विधानसभा चुनाव में, तो उस समय गुड्डू जमाली के प्रति एक आकर्षण था लोगों में, लेकिन हुआ क्या था, विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर के सोच लिया था कि कोई खड़ा हो जाए, कितना ही नजदीक क्यों ना हो, लेकिन वोट चूंकि भाजपा को हराना है इसलिए साइकिल को ही देना है। और आप 10 की 10 सीट हैं आजमगढ़ में सपा के पास। हाँ, और 10 की 10 हैं। अब वो आप देखिए परिणाम इसका ये हुआ कि कहीं भी, मैं तो बक्सी तालाब की एक जाता हूँ जहां पर खुद ये बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी थे और उन्हीं गांव में उनको वोट नहीं मिला। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, एक बात कही कुछ ने, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर कही, कहा हाँ पतन काल है, लेकिन आजमगढ़ से हम नव उत्थान शुरू करेंगे। इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए या फिर अभी ये सिर्फ मतलब हवाई बातें हैं? नहीं, ये देखने वाली बात होगी कि वास्तव में ये जो परिणाम आए हैं विधानसभा के, मैं जब लोगों से बात करता था, मुस्लिम मतदाताओं से बात करता तो उन्हें लगता था कि कहीं इस बात ही नहीं है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, और इसके लिए सबसे सर्वाधिक कुर्बानी यदि किसी ने दी तो मुस्लिम मतदाताओं ने। उन्होंने किसी को नहीं देखा, संबंधों को नहीं देखा, उन्होंने सीधे साइकिल देखी और वोट डाला है। लेकिन उसके बाद एक निराशा है, साथ इतना सब करने के बावजूद वो चुनाव नहीं बीजेपी को हरा पाए। अब देखना होगा, आजमगढ़ और रामपुर एक प्रथम टेस्ट होने जा रहा है, विशेष रूप से रामपुर की नहीं कहूंगा, आजमगढ़ की। क्या गुड्डू जमाली को, क्योंकि गुड्डू जमाली के समर्थक वहां बहुत थे, मैं गया था, और लोग हमको मिले और लोगों ने कहा था गुड्डू जमाली को, लेकिन वोट के लिए कह रहे थे वोट हम इनको देंगे क्योंकि बीजेपी को हराना है। क्या वो वोट जो है क्या गुड्डू जमाली के साथ जाएगा? यदि जाएगा तो आप समझ लीजिए परिवर्तन की बात यहाँ। और 35,000 से ज्यादा वोट ले चुके हैं वहां पे। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपने अपने बहुत बहुमूल्य विचार आज की कार्यक्रम में प्रस्तुत किए हैं। बहनों भाइयों, आज इस डिबेट से क्या सबक निकला? दो पार्टियों का विधान परिषद से सफाया। इसका संदेश क्या है? लड़ो, संघर्ष करो, तभी खड़े रहोगे, वरना मिट जाओगे और ऐसी ही डिबेट में कोई एंकर आपको ताना मारेगा। नमस्कार।